प्रिय छात्रों, मैं चंद्रहास कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th के फिजिक्स के सभी अध्यायों से रूबरू करवाया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रकाशिकी के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रकाशिकी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के प्रकृति आप समझ रहे हैं, नेचर, ठीक है ना। प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसको मैंने लिख भी दिया है, आप भी इसे नोट कर सकते हैं। अब चलिए, प्रकाशिकी के कौन कौन से सेक्शन है। प्रकाशिकी के मुख्य रूप से दो भाग हैं। एक है आपका ज्यामितीय प्रकाशिकी और दूसरा है भौतिक प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी जो है ना, प्रकाशीय विकिरण पर आधारित है। इसमें प्रकाशीय किरण को सरल रेखा मानकर और इससे प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो मैंने इन बातों को लिखा यहाँ पर। प्रकाशिकी का यह भाग प्रकाशीय किरण की संकल्पना पर आधारित है और इसमें प्रकाशीय किरण को एक सरल रेखा मानकर, जैसा कि प्रकाशीय किरण को इस तरह से हम लोग गमन के पथ को दिखाते हैं, इनमें प्रकाशीय किरण को एक सरल रेखा मानकर इनके परावर्तन के कारण से जो प्रतिबिंब या अपवर्तन के कारण से जो प्रतिबिंब बनता है, उन्हीं के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर ज्यामितीय शब्द से अर्थ यहाँ पर यह है कि जो अगर दो प्रकाशीय किरण कहीं पर कटती है तो वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृति का निरूपण होता है, ठीक है ना। त्रिभुज का बनना, कहीं चतुर्भुज का बनना, इस सब तरह की बातें होती है। जैसे कोई परावर्तन यदि हो रहा है, कोई गोलीय दर्पण है, तो यहाँ पर अगर कोई परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के कारण से यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में हम ज्यामितीय गणित में जो ज्यामिति हम लोग पढ़ते हैं, उनके गुणों के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं इसी सेक्शन में, ठीक है। अब चलिए, इसमें दो प्रकाशीय किरण को लेकर के उनसे प्रतिबिंब आसानी से बना लेते हैं और उसी के आधार पर हम प्रतिबिंब के प्रकृति का वर्णन कर लेते हैं कि जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, बड़ा होगा, क्या होगा, इन सभी बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आइए, दूसरा सेक्शन है भौतिक प्रकाशिकी। भौतिक प्रकाशिकी के अंतर्गत जो है ना, अध्ययन किया जाता है प्रकाश के गुणों के बारे में। जैसे प्रकाशीय प्रकीर्णन क्यों होता है, प्रकाश में जो भिन्न भिन्न रंग हैं वे कैसे हैं। आप सुने होंगे कि जो प्रकाश में 7 अवयवी रंग हैं, तो वे इन सभी गुणों के बारे में जो है ना, इसी सेक्शन में अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्रकाशिकी के भौतिक प्रकाशिकी के अंतर्गत जो है ना, प्रकाश की प्रकृति के आधार पर उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात समझना, प्रकृति के आधार पर उनके गुणों का, यहाँ प्रकृति और गुण एक जैसा लग रहा होगा आपको, ठीक है ना। कैसे, अब समझिए, कहीं पर प्रकाश परावर्तित हो रही है तो उसके कारण को समझेंगे कि जो ये कैसे क्यों परावर्तित हुआ। प्रिज्म से होकर के यदि प्रकाशीय किरण निकलती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंगों में विभक्त होना वह उसकी प्रकृति है, ऐसा नेचर है। और उनके गुणों का अध्ययन देखते हैं कि जो 7 रंग में विभक्त हो गया तो उनके गुणों के बारे में हमें पता चलता है। निश्चित रूप से प्रकाश 7 अवयवी रंगों से बने हैं। तो इन सभी बातों का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं भौतिक प्रकाशिकी में। तो छात्रों, मैंने आपको अभी प्रकाशिकी के बारे में समझाया, आप इसे लिख लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आपको अब मैं बता रहा हूं प्रकाश क्या है, ठीक है, और प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रकाश क्या है। आइए अब समझते हैं प्रकाश के बारे में कि जो प्रकाश क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रकाश से हर कोई व्यक्ति परिचित है कि जो प्रकाश क्या है। कैसे, सूर्योदय और सूर्यास्त होते ही चारों तरफ रोशनी फैलने के कारण से हर कोई वस्तु दिखने लग जाता है और सूर्यास्त जैसे ही होता, अंधेरा कायम हो जाता है, तब हमें रोशनी के लिए अपनी कोई व्यवस्था करनी होती है जो कि रोशनी उत्पन्न करे और हमें वस्तु दिखाई दे। अब यहाँ पर एक बात होती है कि जो प्रकाश से कौन परिचित नहीं, तो मैं कह दूंगा कि जो अंधा व्यक्ति है वह ज्यादा प्रकाश से परिचित नहीं है, ठीक है ना। और उससे प्रकाश से क्या होता है, कैसी दुनिया है,
किस तरह की रंग बिरंगी दुनिया है वो उससे देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसमें जो है कि जो अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सिर्फ प्रकाश से ही हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, दो चीज का होना बहुत जरूरी है, प्रकाश का और दूसरा आंख का, और जिस वस्तु को देखना उसकी भी जरूरत है। तो अब आइए समझते हैं कि जो प्रकाश से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। जब किसी वस्तु पर आसपास की प्रकाश पड़ती है तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों में पहुंचती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जिससे टकरा करके हमारी आंखों में प्रकाश आता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हम देख पाते हैं। ये साधारण सा आप अनुभव कर सकते हैं। आप अपना पीछे वाला पीठ क्यों नहीं देख पाते? इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि पीछे से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के वह पीछे ही चली जाती है, वह आकर के हमारी आंखों में नहीं पड़ती है। यदि आप पीछे देखना हो तो आप एक मिरर पीछे लगा दो और एक मिरर सामने लगा दो, तो पीछे से प्रकाश की किरण टकरा कर उस मिरर पर, फिर इस मिरर से सामने वाले मिरर पर, फिर वहां से आपको आपके नेत्र पर आएगा, तब आप पीठ को भी देख पाओगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो किसी वस्तु पर यदि प्रकाश पड़ती है और वह जब परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब बात यहाँ पर यह है, प्रकाश हमारी आंखों में जाकर के कर क्या देता है, जो हमें देखने की बातें हो जाती है। तो अब आइए समझिए, यहाँ पर प्रकाश हमारी आंखों में जाकर के हमारे चक्षेंद्रियां विजुअल नर्व्स को एक्टिव कर देता है और जिसके कारण से हमें देखने की संवेदना हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। कैसे? आप इसे सरलता पूर्वक एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ना, सोलर सेल के माध्यम से, जिसको सोलर प्लेट कहते हैं, सोलर सेल के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। अब विद्युत ऊर्जा को आप ध्वनि ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में फिर बदल लीजिए कि जो आप उसको यांत्रिक ऊर्जा में जिसमें बदलना बदल सकते हैं। तो क्या हो सकता है, यानी कि एक ऊर्जा को कई रूप में बदला जा सकता है। तो प्रकाश ऊर्जा का भी एक स्वरूप है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो हमारे चक्षेंद्रियों को उत्तेजित कर हमें देखने की संवेदना उत्पन्न कराती है। तो मैंने इन बातों को यहाँ पर लिख भी दिया है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो हमारे चक्षेंद्रियों को उत्तेजित कर देखने की संवेदना उत्पन्न कराती है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको प्रकाश के कुछ और गुण के बारे में बताऊं। आप किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश को नहीं। समझिए इस बातों को। यदि रोशनी आ रही होती है तो आपको वस्तु दिखाई देने लगता है, प्रकाश नहीं दिखाई देता। आप हाथ को देखते हैं, ठीक है ना, आप हाथ को देखते हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर प्रकाश आपको इस बीच में दिख रहा है, हाथ दिखता है आपको, प्रकाश नहीं दिख रहा है। कैसे वहां से प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है, इसको नहीं देख रहे हैं, आप हाथ को देखते हैं। तो क्या आप इसको समझिए, प्रकाश जो है ना अदृश्य होता है, लेकिन जब यह इस हाथ पे अगर प्रकाश पड़ा तो हमें दिखाई देने लगा, तो यह दृश्यमान हो गया, यानी कि हाथ दिखाई देने लगा। तो हम कह सकते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यह किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बना देता है। मैंने इन्हें भी लिख दिया है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु यह किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बना देता है। अब आइए समझिए, तो यह तो स्पष्ट है कि जो प्रकाश के ही कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो मैंने इन बातों को भी लिख दिया है। एक बात और है, प्रकाश समांगी माध्यम में यदि गमन करता है तो वह सरल रैखिक पथ में गमन करता है। यहाँ समांगी माध्यम इसको कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसका गुण सर्वत्र समान हो। जैसे पानी, तो पानी का गुण हर जगह समान है तो वह सर्वत्र माध्यम हो गया, समांगी माध्यम हो गया, क्योंकि उसका गुण हर जगह समान है। हवा भी समांगी माध्यम है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं प्रकाश समांगी माध्यम में सरल रैखिक पथ में गमन करता है। इसके लिए आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक पाइप लीजिए छोटा सा और उससे आप ऐसे करके देखने का प्रयास कीजिए। तो आपको क्या होगा, यदि आप उसको सीधा रखते हैं, हाथ यहाँ है, अगर सीधा आप रखते हैं तो आपको सामने की वस्तु छोटा सा दिख जाता है। लेकिन यदि आप उसे टेढ़ा कर दीजिए तो फिर आपको दिखाई नहीं देने लगता।
इससे स्पष्ट होता है। वह दिखाई इसलिए दिया कि क्योंकि वहां से परावर्तित प्रकाश आपको सीधे आपकी आंखों पे आ रहा था। जैसे ही आपने उसे टेढ़ा कर दिया, बेंड किया बीच में, तो वह अब आपकी आंखों पर नहीं आ रहा है, बीच में वह कट जा रहा है, इसी कारण आपको वह दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश समांगी माध्यम में सरल रैखिक पथ में गमन करता है। प्रकाश के क्वांटम थ्योरी, आप आगे की कक्षा में इसके बारे में अध्ययन करोगे। प्रकाश का एक क्वांटम थ्योरी है जिसमें प्रकाश को बंडल का रूप कहा, बंडल मींस पैकेट। जैसे हम लोग एक बंडल को खोलते हैं तो उसके अंदर कई सारी वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार से प्रकाश बंडल का एक रूप होता है। इसके प्रत्येक बंडल को फोटोन कहा जाता है। इसमें कह रहा है कि जो प्रकाश बंडल के रूप में चलता है और उसका प्रत्येक बंडल फोटोन कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी आपने समझा। अब प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं ना, सूर्य से जब प्रकाश आती है तो वह निर्वात से होकर के हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। तो कैसे, वहां पर उसको माध्यम की जरूरत नहीं हुई ना। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अब समझिए, तरंग सही, इसका तरंग दैर्ध्य भी होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है जिसको कि हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते और वह सरल रेखा में लगता है। तरंग दैर्ध्य की चर्चा मैं आपको आगे करूंगा। तरंग दैर्ध्य के ही कारण से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अब आइए, बाद में आपको मैं बताऊंगा प्रकाश किस प्रकार से, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहते हैं। निर्वात के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, वहां पर उस बिंदु के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को वह क्या करता है, दोलन कर देता है। इसी कारण प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी, तरंग तो है ही क्योंकि इसे माध्यम की जरूरत नहीं हुई, और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए कहते हैं वहां के वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को दोलन करता है। इसी कारण प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अब यहाँ पर प्रकाश की जो चाल होती है ना, वह निर्वात में सबसे स्पष्ट, हाईएस्ट स्पीड, ठीक है ना, निर्वात में सबसे तेज गति से प्रकाश चलता है और उसकी जो गति होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यदि इसे यूं ही कहें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो छात्रों, मैंने आपको प्रकाश और उसके कुछ गुणों के बारे में समझाया।